ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर सतीश पूनिया के नाम के ऐलान के बाद उनके घर पर इस वक्त बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और दोनों नेताओं की अगर हम बात करें तो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन में कई पदों पर काम कर चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं 18 जून को, जिन पर वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे घोषित होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी के सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है। और इस कारण 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें संख्या बल के हिसाब से अगर हम देखें 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुना जाना तय है। कहा यह जा रहा है कि सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर के बीजेपी ने राजस्थान के 2 बड़े वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश की है। जानकार इसे सतीश पूनिया के जरिए जाट और अलका गुर्जर के जरिए गुर्जर वोटर्स को साधने की कवायद रणनीति करार दे रहे हैं बीजेपी की। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सतीश पूनिया राज्यसभा जाएंगे तो सिर्फ सांसद ही नहीं बनेंगे, उससे भी कुछ ज्यादा बन सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी में इन दोनों के ऐलान के मायने क्या हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी नेता अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा गणित को देखते हुए 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से घोषित किए गए नामों को संगठन और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सतीश पूनिया लंबे समय से पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। वहीं अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास किया है। मुझे टिकट पार्टी ने दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी BL संतोष जी, जिनका योगदान रहा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उनके विश्वास पर भी खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और राजस्थान से OBC समुदाय की महिला का प्रतिनिधित्व, मुझे लगता है कि पार्टी ने अलका जी को भी उसी तरीके का जो मुझे सम्मान दिया है वो कार्यकर्ताओं के नाते सम्मान किया। तक साफ हो चुकी है और अब सभी की नजर कांग्रेस की रणनीति और चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण पर टिकी है। राजस्थान से अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच सर्वसम्मति बनाने और मजबूत चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। 18 जून को होने वाले चुनाव में संभावित क्रॉस वोटिंग और विरोधी दलों की घेराबंदी से बचने के लिए कांग्रेस पूरी सतर्कता बरत रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान से एक प्रत्याशी चुन के जाना तय है। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा सभी स्टेट्स जहां पे राज्यसभा चुनाव होने हैं वहां पे प्रत्याशियों चयन के लिए एक मंथन चल रहा है और शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा AICC से की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति के आधार पर 1 सीट का गणित स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान जल्द ही सबसे उपयुक्त और जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगा। बीजेपी ने सियासी और जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। क्या ये कवायद बीजेपी की अहम रणनीति का संकेत है? आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो राज्यसभा में संख्या बल के हिसाब से आपको बताएं कि राजस्थान में 2 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। जैसे दोनों सीटें बीजेपी की खाली हुई और 1 सीट कांग्रेस की नीरज डांगी के तौर पर खाली हुई है। वो अब संख्या बल के हिसाब से भी कांग्रेस के खाते में ही जानी है। तो फिलहाल चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार राज्यसभा की रेस में बीजेपी के फेस के मायने क्या हैं, इस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2 की सामाजिक और जातिगत समीकरण क्या इन दोनों नामों के तहत साधे गए बीजेपी की तरफ से। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया, लेकिन कांग्रेस का प्लान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
आज दो बड़े जो ऐलान किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो प्रत्याशियों का, उस पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस के खेमे की क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। इसके लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं, सबसे पहले अटल खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर राकेश गोयल हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक एक मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान को लेकर के राज्यसभा के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया। तो अटल खंडेलवाल साहब, क्या मायने इन दोनों नामों के? चर्चा राजेंद्र राठौड़ के नाम की भी थी, कहा जा रहा था कि पैनल में उनका नाम भी है, लेकिन बात इन दोनों पर और मोहर इन दोनों पर लगी है। तो कैसे इसे देखें हम? क्या ये जाट गुर्जर मतदाताओं को साधने की कवायद या उससे भी ज्यादा कुछ और? देखिए, राजस्थान के लिए आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। दो बड़े ही वरिष्ठ, जिनमें कि युवा प्लस अनुभव और प्रशासनिक अनुभव, संगठन के दो व्यक्ति हैं। राजस्थान की आवाज दिल्ली तक बड़े आसानी से अब जाने का रास्ता भी खुल गया है। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के व्यक्ति, एक महिला है और दूसरे जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, दोनों ही वरिष्ठ हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है। दोनों बहुत अच्छे संगठन के नेता हैं और मैं मानता हूं कि ये राजस्थान को बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे। अभी आपके पास समय था 1 मिनट का, और आप बोलने में उपयोग कर सकते थे। कोई बात नहीं, दोनों ही नेता लंबे समय से, देखिए, संगठन के कार्य में के कई सारे दायित्व उन्होंने निभाए हैं संगठन के अंदर, और दोनों ही नेता हैं। उनका एक और विशेषता है कि वो संगठन की रचना करने में माहिर है। कई इलेक्शन जहां भी संगठन ने भेजा उन्होंने निराश भी नहीं किया है, और इसके लिए बाकायदा संगठन ने हमेशा उनकी प्रशंसा की है, चाहे सतीश पुनिया हो या फिर अलका गुर्जर हो। समीकरणों पर भी बात कर लेंगे। आर्य साहब, उधर से दो नामों का ऐलान किया गया है, आपकी तरफ का क्या हाल चाल है और कब तक ऐलान हो जाएगा? क्या रणनीति है, किसको भेजा जाएगा? क्या नीरज डांगी फिर से रिपीट होंगे या फिर और कई नाम चर्चाओं में हैं, उन पर पार्टी विचार कर रही है? देखिए हेमंत जी, जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से जैसा कि 1 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, चुनाव कार्यक्रम भी जारी हुआ और 8 तारीख तक प्रत्याशियों के मतलब नाम दाखिल करने की बात है। तो निश्चित रूप से उससे पहले हमारी पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति जो कि तमाम नामों पे मंथन कर रही है, और उस नामों के मंथन के बाद में जो भी मतलब उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनके नाम आपके सामने जाहिर कर दिए जाएंगे और वही चुनाव भी लड़ेंगे। और निश्चित रूप से संख्या बल के हिसाब से हमारी 1 सीट मिलना बिल्कुल तय है। और अभी राजस्थान की जो राज्यसभा सांसदों की स्थिति है, इस वक्त हमारे 4 राज्यसभा सांसद, 1 और हमारा हो जाएगा तो 5 हमारे होंगे, 2 इनके और हो जाएंगे, तो 5-5 की राज्यसभा की गणित रहेगी। तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि राजस्थान से जो भी राज्यसभा के लिए हमारे उम्मीदवार या जो भी हमारे जाएंगे तो वो राजस्थान के हितों की भी बात करेंगे और राजस्थान के लिए बेहतर करने की बात होगी। देश के समक्ष जो तमाम चुनौतियां हैं या राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो जंग हमारी संघर्ष जारी है उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखने में कामयाब होंगे। मित्तल साहब, कैसे देखते हैं इस बार? पहले से ही इन 2 नामों को लेकर के तगड़ी चर्चा थी राजस्थान में कि फाइनल ये 2 ही नाम होंगे और 2 ही नाम फाइनल हुए। इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं आप? आज के इस घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राजस्थान के रहने वाले। पहले हमने देखा कि नवनीत सिंह बिट्टू को जब बनाया गया था तो पंजाब की राजनीति करते थे, लेकिन इस बार क्या नाम से दोनों सतीश पुनिया और अलका गुर्जर जो राजस्थान में राजनीति करते गए, राजस्थान के अंदर एमएलए भी रहे राजस्थान में, और ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थान मूल के लोग हैं उनको क्या नाम से अवसर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भी शायद क्या नाम से ऐसा ही करेगी और राजस्थान के कुछ जो नेता होंगे कांग्रेस का, उनको क्या नाम से उम्मीदवार बनाई जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सतीश पुनिया की, हेमंत आपको अच्छी तरह ध्यान हो कि जब 2023 का जब चुनाव हुआ और जब वो चुनाव हार गए तो एक राजनीतिक झटका उनको लगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सतीश पुनिया चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको भी एक बार क्या नाम से बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब क्या नाम से पूरी उनकी भरपाई हो गई है। और जिस तरीके से पार्टी संगठन ने उनको राज्यसभा में उम्मीदवार बनाया है, तो पिछली जितनी भी क्या नाम से उनको मायूसी थी, निराशा थी,
राजनीतिक उनका पुनर्वास अब अच्छे तरीके से हो गया। और जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुझे लगता है उसका भी इनाम क्या नाम से राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको दिया। बिल्कुल गोयल साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? चूंकि ये कई बार ये कहा जाता रहा कि पार्टी के भीतर जो नए लोग आते हैं उनको मौका मिलता है। इस बार भी कई नाम ऐसे थे जिन्होंने पिछले 2-4-5 साल के अंदर पार्टी ज्वाइन की, उनके भी नाम चल रहे थे। लेकिन सतीश पूनिया ऐसे व्यक्ति जो छात्र राजनीति से बीजेपी में रहे, कार्यकर्ता के तौर से प्रदेशाध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, तो उनके नाम पर मोहर लगी। अलका गुर्जर भी इसी तरह से पार्टी में रही और ये कहा जाता है कि प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ करके राजनीति का रास्ता उन्होंने चुना, तो बीजेपी को चुना। तो क्या हम मान के चलें कि कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है या फिर जातीय समीकरण प्रबल प्रभावी रहे हैं? देखिए अमन जी, भाजपा ने एक तीर से दोनों निशाने साधे हैं। पहले तो कार्यकर्ता को तो मौका दिया ही है क्योंकि दोनों लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। और जैसे अलका गुर्जर जी की तो खैर पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो रही है वो भाजपा से रही है। उनके जो पति थे वो भी मंत्री रहे भाजपा जब सरकार रही, तो एक लंबा इतिहास रहा उनका भी भाजपा से जुड़ा हुआ। और सतीश पूनिया जी भी जैसे छात्र राजनीति से एबीवीपी से जुड़े रहे और वहां से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करा और लगातार लंबे समय तक भाजपा के अनेक पदों पर संगठन में काम करते रहे, संगठन को मजबूत करने का काम करते रहे। कहीं ना कहीं जगह भगवान पर भी मुझे लगता है भगवान हमारे लिए एक अच्छा प्लान करता है, उनके लिए एक ऐसा प्लान किया, वो चाहे इलेक्शन हारे आमेर का विधायक का अपना, पर उसके बाद भाजपा नेतृत्व ने उन पर विश्वास बनाए रखा। बिहार की भी उनको जिम्मेदारी मिली, बिहार उन्होंने विजयश्री दिलाई और हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा में एक बड़ी विक्ट्री उनकी रही, उनके द्वारा रही, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आज वो अपर सदन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक भगवान ने पहले एक प्लान कर रखा था कि उनके लिए कि विधायक ना बना के उनको राज्यसभा सांसद बनाना है, तो उसके लिए जी पूरा सब कुछ तय था। और वो मुझे लगता है कि शायद इससे हमारा गॉड पे, भगवान पे बिलीव और ज्यादा बढ़ जाता है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, पिछड़ना हार नहीं है, छोड़ देना हार है। वो पिछड़े जरूर थे पर उन्होंने छोड़ा नहीं, मेहनत करते रहे, संगठन को मजबूत करते रहे और इसका फल ये है कि आज उनको भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और कहीं ना कहीं भाजपा ने जातीय समीकरण भी देखिए, राजस्थान के अंदर दो बड़ी जातियां हैं, जाट और गुर्जर, अपने आप में एक बड़ा मायने रखते हैं। इन्होंने दोनों जो सीटें दी हैं, एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए एक महिला कैंडिडेट को चुना, ये एक सराहनीय कार्य है, स्वागत योग्य कार्य है, वो किया भाजपा ने। देखते कांग्रेस ऐसा एक महिला को भी मौका देकर के जातीय समीकरण भी साधे और जो महिलाओं को आरक्षण या महिलाओं की राजनीति में भूमिका को बढ़ाना, इस विषय पर भी पार्टी आगे बढ़ी है। लेकिन अटल जी, मेरा सवाल तो इससे भी आगे है। अब राजस्थान में जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, ये चर्चाएं चल गई कि सतीश पूनिया सिर्फ राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली नहीं जा रहे हैं या सिर्फ सांसद बन के ही नहीं रहेंगे, उससे भी कुछ आगे उनके लिए देखा जा रहा है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि माननीय सतीश पूनिया जी हैं, अगर आप उनको देखें तो वो हमेशा से संगठन को सशक्त करने में और आगे बढ़ाने में, और न केवल राष्ट्रीय कई ऐसे हित हैं उसको भी सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और प्रेरित करते भी रहते हैं। युवा हमेशा उनसे प्रेरित होता ही होता है। बहुत लंबे समय का हमको भी देखने का अवसर मिला है उनको अलग अलग दायित्वों में, चाहे वो छात्र राजनीति के रूप में हो और फिर आगे भारतीय युवा मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी मेन कार्यकारिणी हो, उन सब में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, विधायक रहते हुए भी जिस तरीके से वो सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद जो भी राष्ट्रीय हित और सामाजिक हित की बात है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करते हैं और उसके लिए अग्रसर भी करते हैं। युवाओं को भी वो अग्रसर करते हैं कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि मैं ये मानता हूं कि 90% का ऐसे कार्य हैं जिसका कि सॉल्यूशन हमें करना क्या है वो नहीं पता होता। बेसिकली सही प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सॉल्यूशन करो, उसके लिए सतीश। लेकिन आप इस मामले में, सिलेक्शन के मामले में कांग्रेस से अलग कैसे हैं सर अटल जी? ऐसे हैं, देखिए मैं बताऊं कि अभी कितनी सीटें थी? 2 सीटें थी। महिलाओं की बात करते रहते हैं, हमने बकायदा बराबर की भागीदारी दी। 2 सीट में से 1 सीट महिला को दे दी, 1 सीट, और दोनों ही वरिष्ठ, एक युवा प्लस प्रशासनिक अनुभव,
एक युवा प्लस संगठन करता। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि भाई आप ऐसे दो लेकिन व्यक्तियों ये को क्या हर ऐसे जगह भागीदारी स्थानीय सुनिश्चित दो कर रहे हैं? चेहरों अभी को युवा आप भेज मोर्चा रहे की हो। लिस्ट आई थी तो उसमें लोग सवाल उठा रहे थे कि उस लिस्ट के आधार पर तो फिर महिलाओं की भागीदारी वहां पर नहीं कर पाए। हर जगह होनी चाहिए ना, अगर अब वही भागीदारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर जगह होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे जगह पर ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जहां पर कई विषय या कई बार ऐसा होता है कि भी हमें लगता है कि यदि ऐसा किया गया तो बहुत सारे, क्योंकि युवा जो है उनके लिए भी आज बड़ा संभल करके बोलना पड़ रहा है अटल जी आपको, और यही बात कांग्रेस भी कहती है। आर्य साहब, मैं हमेशा संभल के ही बोलता हूँ, ये अच्छी बात है ना। हाँ नहीं, ये अच्छी बात है, मैं इसको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन आर्य साहब जो वो कह रहे हैं कि इस मायने में बीजेपी अलग है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी की बात आई तो हमने इसमें राजनीतिक जातिगत समीकरण भी साध लिए, महिलाओं को मौका देने की बात भी साध ली, सब खुश हैं। देखिए हेमंत जी, आज ये बात तो पूरी तरीके से साबित होगी कि बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम जातिवाद नहीं करते या जो भी नहीं करते, लेकिन आज इनके अंदर जो अंदरूनी कलह या जिस तरीके का आक्रोश था, उस आक्रोश को थामने की इन्होंने कोशिश जरूर की है। लेकिन देखिए, आप समझिए इस चीज को कि जब सतीश पूनिया जी ने एक किताब लिखी थी और उसका विमोचन हुआ था, तो तमाम नेता थे, जिसमें राजेंद्र राठौड़ साहब भी थे और मदन राठौड़ जी भी थे, और उन्होंने कहा था कि आपने मेरे को, जब मैं इत्ते पे था, जब मुझे डसा, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर गुटबाजी और जिस तरीके से एक दूसरे को निपटाने की बातें कर रही, तो ये एक आक्रोश कहीं ना कहीं था और ये कहीं ना कहीं इसमें दिखा है। तो वो किताब कहां से ले आए? वो किताब को लेकर के तो फिर गहलोत साहब के पास भी गए थे, वो कार्टून दिखाया था उन्होंने जो किताब में देखिए उन्होंने खुद कहा ना, मेरे पर भी तो नहीं है ना, मैं गहलोत तो साहब आपको ये कह रहा हूं कि भाई थे मेरे जी। देखिए समझिए, मेरे शब्द नहीं है ये, शब्द जो सतीश पूनिया जी ने या राजेंद्र राठौड़ जी ने या मदन राठौड़ जी ने, आज यहां तो इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि राजेंद्र राठौड़ जी के या कैलाश चौधरी जी के अरमानों पे पानी फिर गया। आप समझिए ना, अब हारे हुए तो राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत सारे हैं, विधायक भी हैं, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, तो आप जो सेलेक्टिव जो अप्रोच रखते हो या अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हो, यहां पे पूरी तरीके से आप एक्सपोज हो गए। और ये बात यहां साबित हो गई कि आपका अंदरूनी कलह पूरी तरीके से सतही हो गया, और उसके बाद में आपसे, और अब तो ये चीज और बढ़ेगी। कारण क्या है कि आपने उनके अरमानों की बात की है, आपने अपने वालों के अरमानों की बात भी कर लीजिए थोड़ी। आर्य साहब, क्या आप नीरज जी के अरमानों के अलावा किसी और के अरमान अब पूरे करने वाले हैं इस राज्यसभा में? देखिए हमारे पास में एक सीट है और इस एक सीट के लिए हम बेहतरीन उम्मीदवार देने की कोशिश करेंगे। जहां तक नारी शक्ति की बात कर रहे थे, तो सोनिया जी नारी शक्ति के तौर पे पहले से ही राज्यसभा से हैं, और मुकुल जी हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो तमाम चीजें हैं। आज बीजेपी इस बात के लिए तो कहे ना कि भाई बीजेपी किसको भेज रही है, या बीजेपी के अभी इस जो 5 होंगे उनमें से कौन कौन है, तो ये बात देखिए अलग है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए तमाम लोगों के साथ में, जिस तरीके से मतलब जो सामाजिक संगठन है या सामाजिक हमारा सिस्टम है, उसके साथ में राजनीतिक पैंतरेबाजी करती है, जिसमें फायदा उसमें किसी का नहीं होना। क्योंकि आज देश के समक्ष जो तमाम चुनौतियां हैं ना, उन चुनौतियों को देखते हुए हम लोग सड़क पे भी उतने ही मुखर है, उतना ही राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, हम इनको कहीं पे भी किसी भी सूरत में अभी कई लोग जो है मतलब चर्चाओं से भागते नजर आते हैं। मैं अभी मित्तल साहब बताएंगे कि पिछले 10 दिनों के अंदर कैसे कैसे अलग अलग लॉबिंग शुरू हो गई है। उधर कल परसों कोई कह रहे थे कोडिनिया जी के समर्थन में भी एक ग्रुप तैयार हो रहा है, किसको मौका मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उधर वो पुष्कर में कैंप हुआ तो वहां पर भी चर्चाएं चल रही थी कि इसलिए वहां पर लेकर के ये चीजें बीजेपी में कम से कम आर्य साहब नहीं दिख रही है। अरे भाई आप एक बात बताइए, आप सूची जारी होगी तो उसके बाद आप उन चर्चाओं को विराम दे दिया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को अपनी दावेदारी या उम्मीदवारी प्रकट करने का अधिकार है। सभी लोग करेंगे। ये केंद्रीय चुनाव समिति ही तय करेगी कि कौन राजस्थान से या अन्य राज्यों से उम्मीदवार होंगे। जवाब दे दीजिए अटल जी, जवाब दे। देखिए बेसिकली सतीश पूनिया जी का एक ही मैसेज था किताब के जरिए भी
कि आप कठिन परिश्रम और संघर्ष कर करके जनता की सेवा करके और आप आगे बढ़ सकते हो, यही राजनीति का श्रेय है। और बाकी उसके साथ साथ जो भी मिलता चले वो बहुत बढ़िया है। तो ये एक उसी पे आधारित उन्होंने वो बुक लिखी थी, अग्निपथ से लेकर के वो कह रहे कि गुटबाजी को शांत तो किया है। सारा राजेंद्र राठौड़ का नाम भी चल रहा हाँ, था, पहले और संकेत रही थे। बात, देखिए ऐसा है, कैलाश चौधरी ऐसा जी है का भी जब आपके पास कभी भी चलिए, limited किसी के सतीश पास पुनिया भी, जी जैसे ने उनके क्या पास कुछ कहा है? ये सतीश कहते पुनिया हैं कि की- एक सीट है। जी। देखिए सुनिए, ये कहते हैं कि एक सीट है जी। लेकिन ऐसा ये कहते हैं ना, और बहुत सारे बातें हो सकती है कि भी चीजें। चलिए, मैं इसको आ जाऊंगा, एक वापस सीट आ पर जाऊंगा। किस-किसको सतीश लाएंगे पुनिया ने ये नाम के देखिए। ऐलान के बाद क्या कुछ कहा, जरा सुनवा लेते हैं, सुनिए। जो है टिकट का ऐलान हुआ है, आपको क्या इसमें कैसा लग रहा है और क्या आपको लगता है कि संगठन ने जो है संगठन की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे संगठन को? देखिए, हम जो भी हैं संगठन की वजह से हैं। जो भूमिका छोटी या बड़ी वो संगठन ही देता है, और यहाँ तक की यात्रा है तो वो संगठन के कारण और विचार के कारण ही है। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले की जो भूमिकाएं थी, लेकिन अब पार्टी ने एक बड़ा अवसर दिया है कार्यकर्ताओं को भी, आवाम को भी और पार्टी को भी। ये मैं भरोसा देता हूँ कि हम उस पर खरा उतरेंगे। तो क्या राज्यसभा में जाने के बाद केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी और आपको मिलने वाली है, ऐसा कुछ? हम इस अपेक्षा के साथ चलते ही नहीं हैं। जो पार्टी तय कर दे, जिस परिस्थिति में कर दे, जहाँ कर दे, जो पार्टी कहेगी वो सिर माथे है। लेकिन उच्च सदन में जनता के मुद्दों को, पार्टी के विचार को प्रबलता से रखना, ये प्राथमिकता है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। मित्र साहब, दो बातें हैं। वो कह रहे हैं कि संगठन ही सर्वोपरि है, ये सारी चीजें। और कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है, जितना आरिफ साहब जितना बता रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से राहुल गांधी जी के स्तर पे ही तय होगा। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि क्या नाम से कांग्रेस का उम्मीदवार राजस्थान का होगा या कोई क्या नाम से दिल्ली का कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता होगा जिसको क्या नाम से राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अगले 1-2 दिन के अंदर, जब चूंकि 8 जून इसकी लास्ट डेट है, तो 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के किसी कांग्रेस के नेता को ये अवसर मिलना चाहिए, और राजेंद्र आर्य भी इसमें कोई ज्ञानवर्धन कर सके तो उन्हें जरूर करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं जो और नहीं तो आर्य साहब को ही बना देना चाहिए, इतने लंबे समय से। बड़ी शुभकामनाएं हेमंत जी, बड़ी शुभकामनाएं। और बड़े प्रभावी तरीके से वो अपना एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिले, तो कार्यकर्ताओं की बात हो तो कार्यकर्ताओं को बनाए, ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल 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 हेमंत, बिल्कुल सही है जी। लेकिन हेमंत, मैं जो भाजपा के जो आज 2 उम्मीदवार घोषित हुए उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहता हूँ। देखिए, जैसे अलका गुजर राजनीतिक विरासत उनको परिवार के रूप से मिल रही है। उनके पति जो नाथू सिंह गुजर है, वो क्या नाम से मंत्री रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आपातकाल के अंदर 19 महीने नाथू सिंह जी जेल में भी रहे। तो इसलिए उनको क्या नाम से बाद में मंत्री विधायक बनाया और मंत्री बनाया गया। ये अलका गुजर जी बांदीकुई से क्या नाम से एमएलए भी रही हैं और राष्ट्रीय सचिव भी मौजूदा समय में रही है। मुझे लगता है कि जो गुजर समुदाय उसको भी साधने की क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, और एक राजस्थान मूल की महिला नेता को क्या नाम से राज्यसभा में भेजा। इसके साथ ही अब सतीश पुनिया जी का मैं आपको थोड़ा सा जरूर जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, सतीश पुनिया जी को 2019 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष तब बनाया जब 2023 के अंदर 2018 के अंदर। जी गोयल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी बिल्कुल संक्षेप में कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है उसमें बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर आप पाते हैं, कैसे देखें? देखिए हेमंत जी, बीजेपी ने बड़ा नपातुला और बिल्कुल सकारात्मक कैंडिडेट चुने। ये आरोप नहीं लगेंगे कि नाथू सिंह गुर्जर और उन्हीं के घर से फिर कार्यकर्ता कहां रह गए? परिवारवाद के आरोप नहीं लगेंगे? नहीं, परिवारवाद नहीं। देखिए, वो जमीनी स्तर के नेता हैं, वो पैराशूट नहीं है। जैसे उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, जैसे भी आर्य साहब बोल रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में सोनिया जी हमने राज्यसभा को भेज दिया। सोनिया जी की व्यक्तिगत उपलब्धि की अगर हम बात करें तो 0 है। तो अगर वो सिर्फ एक परिवार विशेष से आते हैं, सिर्फ यही उनकी उपलब्धि है। और अगर चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल। अब आरिफ साहब समय नहीं बचा है, मैं बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी अंतहीन चर्चा है और जितनी देर तक करें उतनी ही कम होगी, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का अभी इंतजार है, और जब कांग्रेस की तरफ से भी नाम का ऐलान हो जाएगा तब हम इसको इस तरह से विश्लेषण करेंगे कि कौन किसके कितने समीकरण साधे गए। लेकिन फिलहाल अभी सतीश पुनिया, अलका गुजर का राज्यसभा जाना तय है। नमस्कार।